नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। के हिंदी पाठ्यक्रम के पाठ यह दंतुरित मुस्कान और फसल के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जिनसे संभावना है कि ये इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आपके बोर्ड के प्रश्न पत्र में अवश्य मिलेगा। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहला ही जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि कवि को शिशु का धूल धूसरित शरीर कैसा प्रतीत होता है। मानो उसकी झोंपड़ी में सुंदर कमल खिल रहे हों, उसे अपनी झोंपड़ी बहुत गंदी प्रतीत होती है, उसे शिशु अच्छा नहीं लगता। विकल्प ख और ग दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है मानो उसकी झोंपड़ी में सुंदर कमल खिल रहे हों। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान क्यों कहा गया है। शिशु दांतों से हंसता है, शिशु के दांत नहीं है। मुस्कुराते समय शिशु के नवोदित, नवोदित का अर्थ रहेगा यहाँ नए दांतों की झलक दिखाई देने के कारण इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है मुस्कुराते समय शिशु के नवोदित दांतों की झलक दिखाई देने के कारण। तीसरा प्रश्न, परस पाकर कठिन पाषाण पंक्ति का आशय है। पाषाण हृदय का द्रवित हो जाना, पत्थर में से पानी निकलने लगना, पाषाण में से जलधारा फूट जाना, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है पाषाण में से, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण में से जलधारा फूट जाना। काव्यांश की भाषा और छंद है। तो काव्यांश की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा, पद, अवधि भाषा, छंद, तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त खड़ी बोली, तुकांत मुक्त छंद, खड़ी बोली तुकांत छंद। तो चौथे प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त खड़ी बोली तुकांत मुक्त छंद। पांचवा प्रश्न, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किस में जान डाल देती है? मृतक में, व्यक्ति में, क और ख दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पांचवें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है मृतक में। छठा प्रश्न, कवि ने शिशु और उसकी मां को धन्य क्यों कहा है? शिशु का अस्तित्व उसकी मां से ही है, उन्हें अपनी प्रसन्नता का कारण मानकर धन्य कहा है। कवि के लिए वह दोनों ईश्वर के समान है। विकल्प क और ख दोनों सही हैं। तो छठे प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प क और ख दोनों सही हैं। सातवां प्रश्न, कवि को बालक की मधुर मुस्कान से परिचित कराने का माध्यम कौन बना? शिशु का भाई, शिशु की दादी, शिशु की मां, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है शिशु की मां। अगला प्रश्न, कवि ने स्वयं को अतिथि क्यों कहा है? कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, वह प्रायः प्रवासी जीवन व्यतीत करता है, वह अपने घर अधिक दिनों तक नहीं ठहरता। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो आठवें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। नौवां प्रश्न, मधु पर्क का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? मां द्वारा शिशु को दी जाने वाली जीवनदायिनी आत्मीयता की मिठास, मधु और पर्क जीवन का मधु, जीवन की मधुरता। तो नौवें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है मां द्वारा शिशु को दी जाने वाली जीवनदायिनी आत्मीयता की मिठास। 10वां प्रश्न, कवि को शिशु की मुस्कान कब और अधिक छविमान लगती है? तिरछी दृष्टि से देखने पर, जब शिशु की आंखें कवि से मिल जाती हैं, कवि से आंखें मिलने पर, शिशु द्वारा नवोदित दांतों से मुस्कुराने पर, जब शिशु उसकी ओर अनजान दृष्टि से देखता है,
विकल्प क और ख दोनों सही हैं। 10वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प क और ख दोनों सही है। 11वां प्रश्न, कवि ने बच्चे की मुस्कान को दंतुरित कहा क्योंकि उसका मुख छोटे छोटे सुंदर दांतों से सुशोभित है, उसके मुख में दांत ही नहीं है, वह मुस्कुराते हुए दांत छिपाता है, वह कवि के दांत देखकर मुस्कुराता है। तो 11वें प्रश्न का जो सही विकल्प है उसका मुख छोटे छोटे सुंदर दांतों से सुशोभित है। 12वां प्रश्न इस प्रकार है कि कवि को बच्चे की मुस्कान कैसी लगी? उपहास करने वाली, व्यंग से परिपूर्ण, मृतक में भी जान डालने वाली, दुखदायी। तो 12वें प्रश्न का जो सही विकल्प है मृतक में भी जान डालने वाली। 13वां प्रश्न, बच्चे के धूल धूसरित अंग कैसे प्रतीत होते हैं? कमल के समान, चांद के समान, रुई के समान, पत्थर के समान। तो 13वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है कमल के समान। 14वां प्रश्न, कवि को बच्चे के स्पर्श से क्या अनुभूति हुई? जैसे उसने पाषाण को छू लिया है, जैसे शेफालिका के फूल झरने लगे हैं, जैसे बांस या बबूल को छू लिया है, जैसे जल का स्पर्श कर लिया है। तो 14वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है जैसे शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। 15वां प्रश्न, यह दंतुरित मुस्कान कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? करुण भाव की, ईर्ष्या के भाव की, वात्सल्य भाव की, उपेक्षा के भाव की। तो यहां माता पिता और बच्चे की बात हुई है, इसलिए यहां पर वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने किसे धन्य कहा है? स्वयं को, बच्चे की मां को, बच्चे और मां दोनों को। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है बच्चे और मां दोनों को। 17वां प्रश्न इस प्रकार है कि कवि ने अपने किन 17वां प्रश्न इस प्रकार है कि कवि ने अपने लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया है? चिरप्रवासी, इतर, अन्य, ये सभी। तो 17वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ये सभी। मां बच्चे को क्या कराती रही? भोजन, स्नान, मधुपर्क, शयन। तो 18वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है मधुपर्क। मधुपर्क क्या है? वन में पाया जाने वाला एक मधुर फल, दूध, दही, घी, शहद तथा जल के मिश्रण से बना पदार्थ, दूध और चावल से बनाई मीठी खीर, शहद से बना एक शीतल पेय। तो 19वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ख, दूध, दही, घी, शहद तथा जल के मिश्रण से बना पदार्थ। 20वां प्रश्न इस प्रकार है, आंखें चार होना का अर्थ है? आंखें चार हो जाना, आंखें बंद हो जाना, आंखें मिलना, आंखें फेर लेना। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है आंखें मिलना। अब इसका दूसरा जो शीर्षक है फसल, उससे संबंधित प्रश्न है, कवि ने फसल को नदियों के जल का जादू क्यों कहा है? नदियों का पानी जादू करता है, नदियों के जल में सिंचित होकर फसलें जीवंत हो उठती हैं, नदियों का जल अपने आप बहकर फसल में आ जाता है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है नदियों के जल में सिंचित होकर फसलें जीवंत हो उठती हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, कवि के अनुसार फसल किसका जादू है? किसानों के हाथों का जादू, मिट्टी का जादू, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, हवा का जादू। तो 22वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। 23वां प्रश्न, पानी, हवा और वायु के अतिरिक्त फसल अपने अस्तित्व के लिए किस पर आधारित होती हैं? मिट्टी के गुणों पर, उसको खरीदने वाले व्यापारियों पर, उसकी देखभाल करने वाले लोगों पर, उपर्युक्त सभी। तो 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मिट्टी के गुणों पर।
24वां प्रश्न, लाख लाख कोटि कोटि में कौन सा अलंकार है? रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, श्लेष। तो यहां पर लाख लाख यानी दोबारा आया है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है। कोटि कोटि, तो इसकी भी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। 25वां, फसल शीर्षक के आधार पर दो तत्सम और दो तद्भव शब्द बताइए। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वो इस प्रकार है, तत्सम लाख स्पर्श, तद्भव कोटि पानी, तत्सम लाख स्पर्श, तद्भव कोटि गुण, नाद सौंदर्य का भाव, विश्व बंधुत्व का भाव। 25वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है तत्सम यानी लाख स्पर्श, तद्भव कोटि और पानी। इसका सही विकल्प का रहेगा। नदियों का पानी फसल के लिए क्या करता है? जल से फसल की सिंचाई होती है, इससे फसल अस्तित्व में आती हैं और जीवंत होती हैं, इससे फसल बढ़ती है, उपर्युक्त सभी। 26वें प्रश्न का सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। 27वां प्रश्न, फसल हाथों के स्पर्श की महिमा किस प्रकार है? कृषक अपने हाथों से छूकर फसल को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं, कृषक अपने हाथों से कठोर परिश्रम करके फसल को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं, हाथों का स्पर्श करके फसल स्वयं बड़ी हो जाती है, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह कृषक अपने हाथों से कठोर परिश्रम करके फसल को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं। 28वां प्रश्न इस प्रकार है कि हवा की थिरकन का अर्थ है निरंतर बढ़ती हुई धीमी हवा, हवा का बहुत जोर से चलना, हवा का थिरकना, आंधी तूफान आना। तो 28वें प्रश्न का जो सही विकल्प है निरंतर बहती हुई धीमी हवा। अगला प्रश्न रूपांतरण है सूरज की किरणों का, कैसे? फसल को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिससे फसल पुष्ट होती है और पकती है। विकल्प क और ख दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। 29वें प्रश्न का जो सही विकल्प है क और ख दोनों सही हैं। 30वां प्रश्न इस प्रकार है, फसल को उगाने में किसकी भूमिका होती है? पानी व हवा की, मिट्टी की, कृषक की, उपर्युक्त सभी की। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। 31वां प्रश्न, एक के नहीं दो के नहीं की पुनरावृत्ति के द्वारा कवि बताना चाहता है कि एकता में बल है, एक और एक दो होते हैं, देश एक या दो का नहीं सबका है, फसल अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के सहयोग का परिणाम है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है फसल अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के सहयोग का परिणाम है। अगला प्रश्न, नदियों का पानी किसके लिए जादू का काम करता है? फसल के लिए, बालू के लिए, हरियाली के लिए, नाव के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है फसल के लिए। फसल किनके हाथों के स्पर्श की गरिमा है? व्यापारियों के, स्त्रियों के, बच्चों के, किसान और मजदूरों के। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है किसान और मजदूरों के। मिट्टी का गुणधर्म क्या है? उसका उपजाऊपन, उसका गीलापन, उसकी कठोरता, उसका भुरभुरापन। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है उसका उपजाऊपन। पाठ के आधार पर लिखिए कि फसल क्या है? प्रकृति और मानव के श्रम का प्रतिफल, खेतों में उगने वाला अन्न आदि, नदियों के पानी का जादू आदि, खेतों की मिट्टी से उपजा अन्न आदि। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है प्रकृति और मानव के श्रम का प्रतिफल। फसल उपजाने के उपजाऊ तत्व हैं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो देखेंगे, नदियों का जादू और मिट्टी,
हाथों के स्पर्श की महिमा, सिमटा हुआ संकोच, हवा की थिरकन का, मिट्टी, पानी, सूर्य, हवा और श्रम। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है मिट्टी, पानी, सूर्य, हवा और श्रम। अगला प्रश्न, मिट्टी के गुणधर्म से क्या अभिप्राय है? मिट्टी के भिन्न भिन्न प्रकार, मिट्टी के भिन्न भिन्न रंग, मिट्टी की विशेषताएं जो फसल उगाती हैं अलग अलग प्रदेशों की मिट्टी से। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है मिट्टी की विशेषताएं जो फसल उगाती हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है से कवि का क्या अभिप्राय है? हाथों का प्यार पाकर फसल उगती है, किसान का परिश्रम खेतों को शस्य श्यामला बनाता है, हाथों का महान स्पर्श सर्वोत्तम होता है, हाथों के स्पर्श की महिमा का गुणगान होता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है किसानों का परिश्रम खेती को शस्य श्यामला बनाता है। तो यहाँ पे एक चीज और देखनी है, शस्य श्यामला का अर्थ होता है हरी भरी। रूपांतर है सूरज की किरणों का भाव है सिमटा हुआ संकोच किरणों में समा जाता है, सूरज की किरणों पर हवा थिरकती है और संकोच दूर होता है, सूरज की किरणें हवा पर सवार हो नीचे आती है, सूरज की ऊर्जा अन्न में परिवर्तित होकर हमें पोषित करती है। तो इस अंतिम प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है सूरज की ऊर्जा अन्न में परिवर्तित होकर हमें पोषित करती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले पाठों की बहुवैकल्पिक श्रृंखला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।